Good morning, students. Today we will start our syllabus for CUT of Economics. Economics में जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो कुछ ये कॉन्टेस्ट हैं। इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक मेन क्या है, फिर उसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे आज की जो क्लास है इकोनॉमिक्स के मीनिंग से, देन बेसिक कॉन्सेप्ट लाइक इकोनॉमी, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। मेन पार्ट है हमारा स्कार्सिटी। स्कार्सिटी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं आपके सीयूटी के लिए, तो इस पर भी हम आज स्टार्ट करेंगे। उसके बाद इकोनॉमिक्स में नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है। उसके बाद ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जिसका मतलब है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली क्लास आई होप आप लोगों ने वो सब देख चुकी है। उसमें हमने पूरा डिटेल में सिलेबस, सीयूटी के पैटर्न को वहाँ पर डिस्कस किया हुआ है, कहाँ से कितना पोर्शन आपका पूछा जा रहा है सीयूटी के लिए। बेसिकली 3 सब्जेक्ट्स हमारे वहाँ पर आ रहे हैं: माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना फर्स्ट पोर्शन, जो कि है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी मेनली 2 पोर्शंस यहाँ पर आपके आ रहे हैं। एक तो है इंट्रोडक्टरी एंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स, एंड द सेकंड वन इज़ आपका जो है वो है कंज्यूमर बिहेवियर। सप्लायर, प्रोड्यूसर बिहेवियर और मार्केट आपके सिलेबस में नहीं है। तो स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं अपने वेरी फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है हमारा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स जब वर्ड आप सुनते हो, क्या समझ में आता है इकोनॉमिक्स से आपसे, या फिर ये इकोनॉमिक्स वर्ड आया कहाँ से है? तो इकोनॉमिक्स वर्ड जो है वो एक ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब होता है ओइकस नेमीन। क्या होता है? ओइकस नमीन, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली जब इकोनॉमिक्स को फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया, तो इकोनॉमिक्स को ग्रीक में यूज़ किया गया और उसका मेन मकसद था, मतलब था, वो था हाउस होल्ड को मैनेज करना। अब आपको कि हाउस होल्ड मैनेज कैसे किया जाता है? हाउस होल्ड मैनेज में लाइक आपके आपके पापा की सैलरी या फिर आपके भाई की सैलरी जो है वो लाइक 50,000 है, और 50,000 में आपको बिजली का बिल भरना है, देन योर हाउस का रेंट भरना है, देन अदर कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो आपका है वो करना है, फिर कहीं पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो कैसे मैनेज करोगे उस फंड्स को? जो सारी चीज़ें, बच्चों की स्कूल की फ़ीस भरनी है, जो सारी स्मूथली चल सके, उसी को बेसिकली उसके लिए इकोनॉमिक्स वर्ड यूज़ किया गया है। अब मतलब क्या है इकोनॉमिक्स का? बेसिकली द मीनिंग अभी भी वही सेम की सेम है जिसके लिए इसको यूज़ किया गया है, बस अब ये है कि इकोनॉमिक्स को हमने वाइडर टर्म के लिए एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया है। पहले सिर्फ हाउस होल्ड मैनेजमेंट के लिए इसको एक्सप्लेन करते थे, अभी हम इसको क्या कर रहे हैं, हर एक चीज़ के लिए, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट हो, चाहे रिसोर्स मैनेजमेंट हो, उन सब के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इकोनॉमिक्स का मकसद क्या है? पहली बात तो बेसिकली इकोनॉमिक्स का मकसद क्या है कि आपके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या फिर गिवन रिसोर्सेज हैं, उनको बेस्ट यूटिलाइज करना, उनसे मोस्ट जो आप एफिशिएंटली उनको यूटिलाइज करना, जहाँ से आप मोर प्रोडक्टिविटी ले सको, बेसिकली उसी को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो इकोनॉमिक्स है क्या? इकोनॉमिक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज विच आर स्कार्स, और मेकिंग चॉइसेस आउट ऑफ गिवन रिसोर्सेज विच आर स्कार्स। या तो अरेंज करना, या फिर जो अरेंजमेंट आपने किया है रिसोर्सेज का, उसमें से बेस्ट यूटिलाइज करने के लिए, बेस्ट यूज़ को निकालना, उसी को बेसिकली हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स। इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आपके पास एक यू कैन से 2 kg आपके पास यहाँ पर क्या है? मिल्क है। 2 kg आपके पास मिल्क है यहाँ पर। 2 kg मिल्क है आपके पास। अब इस 2 kg मिल्क में ऑब्वियस सी बात है, आप डायरेक्टली उबाल कर पी भी सकते हो, आप चाय भी बना सकते हो, आप कोई मिठाई भी बना सकते हो, खीर भी बना सकते हो, सिवैयाँ भी बना सकते हो, पनीर भी बना सकते हो, हलवा भी बना सकते हो। डिफरेंट यूजेस हैं इसके, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, आपके वांट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। मान लीजिए आपको पीने के लिए भी चाहिए, आपको चाय बनाने के लिए भी चाहिए, मान लीजिए आपको दही जमाने के लिए भी चाहिए, मान लीजिए आपको पनीर भी आपको बनाना है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको ये सारी अचीवमेंट्स करनी है, या फिर इस रिसोर्स, मान लीजिए मिल्क हमारे यहाँ पर रिसोर्स है, इसका बेटर यूटिलाइज करना है, इसका
यूटिलाइज अच्छी तरीके से करना, जहाँ पर आप फुल सेटिस्फाई हो सको, जहाँ से इसका मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी आप निकाल सको। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली बात है, इस मिल्क को थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा कि लाइक मुझे 500 ग्राम दही के लिए चाहिए, या फिर आधा किलो, या फिर 250 ग्राम मुझे किसके लिए चाहिए, लाइक 250 लीटर मुझे चाहिए, यू कैन से फॉर पनीर के लिए चाहिए, या फिर 250 लीटर मुझे चाहिए, आई मीन मिलीलीटर आपको चाहिए बेसिकली चाय बनाने के लिए। तो आपको क्या है कि उस दूध को, उस मिल्क को, उस रिसोर्स को थोड़ा थोड़ा करके अपने उसके बेटर यूटिलाइज करने के लिए रिसोर्सेज का आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, उसको डिवाइड करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा, और फिर देखना पड़ेगा कि आपके लिए बेस्ट क्या है, जहाँ पर आप सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा कर सकते हो, या फिर बेस्ट आपके लिए रिक्वायरमेंट क्या होगा, जहाँ से आप बेस्ट प्रोडक्टिविटी ले सकते हो, वहाँ से आप निकाल लोगे, चूज कर लोगे, और उसी कॉम्बिनेशन को आप लेकर चलोगे। बेसिकली यही क्या है, इकोनॉमिक्स है। चाहे वो टाइम है, अब एग्जांपल के तौर पर आप जो है, आपके पास टाइम है, लिमिटेड टाइम है, 2 to 3 months 4 months है आपके पास CUT एग्जाम के लिए, राइट। अब आपके पास लिमिटेड टाइम है, लेकिन आपके पास ये टाइम लिमिटेड है, लेकिन आप इसको हर तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हो। आप अपने बोर्ड के लिए भी पढ़ना चाहते हो, आप CUT के लिए भी पढ़ना चाहते हो, आप स्पोर्ट्स भी करना चाहते हो, स्लीपिंग टाइम भी है, ये सब आप यूज़ करना चाहते हो। लेकिन तो आपको इसको मैनेज करना है कि कितना CUT के लिए देना है टाइम, कितना अपने बोर्ड एग्जाम के लिए देना है टाइम, कितना स्लीपिंग के लिए देना है टाइम, और कितना स्पोर्ट्स के लिए देना है टाइम, फिजिकल एक्टिविटी के लिए टाइम देना है, ताकि सबको बैलेंस कर कर आप चल सको और वहाँ से मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी आप ले सको। ना ही आपका बोर्ड ख़राब हो, बोर्ड एग्जाम खराब हो, ना ही आपका CUT के लिए प्रिपरेशन कम पड़े, आप CUT भी आसानी से क्रैक चल जाओ, ना ही आपका हेल्थ पे कोई इशू आए। तो इसी को बेसिकली हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। ओके, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन। बेसिकली ये मोस्टली कॉमन डेफिनेशन है जिसको हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक के पर्सपेक्टिव से। क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन। प्रोडक्शन, प्रोड्यूस करना, चाहे वो सर्विसेज हो चाहे गुड्स हो, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करने के बाद उसको कस्टमर तक पहुंचाएगा उस गुड्स को, तो इस बीच का जो है उसको कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली, यानी वी कैन से सेलिंग। एंड कंजप्शन, कौन उसको कंज्यूम कर रहा है। तो इन प्रोसेस को, तीनों प्रोसेस को स्टडी करने को ही हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। एंड ये कहाँ से ड्राइव हुआ है? ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है, जो ग्रीक वर्ड में कहते हैं ओइकिस्नमी, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट कम टू द सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, लाइक इकोनॉमी क्या होता है, या फिर इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल समझने का मतलब, जैसे कि मान लीजिए एक कमरा है, एक रूम है, जस्ट अ रूम। अब उस रूम में होने वाली एक्टिविटी, सपोज करो वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, क्लास चल रही है, तो क्या बन जाएगा? क्लासरूम बन जाएगा। वहीं पर आपने अगर बेड लगा दिया तो क्या बन जाएगा? बेडरूम बन जाएगा। वहाँ पर अगर आप खाना खा रहे हो तो वो क्या बन जाएगा? डाइनिंग रूम बन जाएगा। तो बेसिकली एक स्ट्रक्चर या एक प्लेस का जो डेफिनेशन है वो उसमें होने वाली एक्टिविटी की वजह से होता है, यानी जो एक्टिविटी उसमें की जा रही हो वो डिफाइन करती है कि उस प्लेस को आप क्या कहोगे। समझ में आया? तो इसी तरह इकोनॉमिक सिस्टम या फिर इकोनॉमी भी वही है कि उसमें इस एरिया को डिफाइन करते हैं कि जिस एरिया में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जाती हो या फिर इकोनॉमिक स्टडी की जाती हो, उसको हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक सिस्टम कह देते हैं, या फिर यू कैन से इकोनॉमी कह देते हो। बेसिकली क्या है? एक एरिया ऑफ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स वेयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर डन। जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर इंडियन इकोनॉमी, यू कैन यूज़ योर स्टेट ऑल्सो लाइक कर्नाटका इकोनॉमी, यू कैन यूज़ द डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो लाइक बिदर इकोनॉमी, और यू कैन से दिल्ली इकोनॉमी। तो एक प्लेस एरिया जिसमें आप ये इकोनॉमिक एक्टिविटी डन कर रहे हो या फिर स्टडी कर रहे हो इकोनॉमिक्स की, उस प्रोसेस का स्टडी कर रहे हो, उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक सिस्टम या फिर यू कैन से इकोनॉमी। तो बेसिकली इकोनॉमी क्या है? इट इज़ अ सिस्टम वेयर इकोनॉमिक प्रोसेस इज डन। ऑब्वियसली इकोनॉमिक प्रोसेस व्हाट इज? प्रोडक्शन, consumption and distribution, or you can say production, distribution and consumption. Next, it is an area where economic activities are done. Study area of economics. अब economic activities क्या आते हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पर आगे डिस्कस करेंगे आगे इस क्लास में। देन एग्जाम्पल के तौर पर इंडियन इकोनॉमी। ओके, नाउ इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी मीन, सपोज करो एक इंडिया है,
ठीक है। इंडिया का ये मैप है आपका। आई डोंट नो, मैं ड्राइंग में उतना अच्छा नहीं हूँ बाय द वे, लेकिन बाय द वे दिस इज दिस, जो ये मैप है इंडिया का सपोज करो, ठीक है। तो इसके अंदर जितनी भी ज्योग्राफिकल लोकेशन है या फिर जितनी भी एक्टिविटीज़ इसमें की जा रही हैं, ठीक है, बाहर से कोई लेना देना नहीं है। बाहर से पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, बांग्लादेश से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, श्रीलंका से कोई लेना देना नहीं है। यानी विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज अपने अंदर ही क्या है, बेसिकली वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की स्टडी कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। और डिटेल में इसमें कमिंग क्लासेस में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। तो क्लोज्ड इकोनॉमी क्या, अ कंट्री विच डज नॉट ट्रेड विद अदर कंट्रीज, एक ऐसी कंट्री जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो सिर्फ विद इन दी बाउंड्रीज आपको करती है, बाहर नहीं करती। अब इसमें कितने सेगमेंट्स होते हैं, अगर सेगमेंट्स किसकी बात की जाए क्लोज्ड इकोनॉमी के, बेसिकली क्या होता है क्लोज्ड इकोनॉमी में, आप इसमें देख सकते हैं बेसिकली कि बाहर से कोई यहाँ पर ना हो। तो बेसिकली इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि आपका जो सेक्टर्स इकोनॉमी का बनता है वो इसमें चार बेसिकली होते हैं, 4 सेक्टर्स। तो कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला आपका होता है हाउस होल्ड, दूसरा आपका होता है प्रोड्यूसर, एंड तीसरा आपका होता है गवर्नमेंट, और चौथा आपका होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या होता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। चौथा कौन सा होता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होता है। अब यहाँ पर अगर मैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को हटा दूँ, सिर्फ 3 के बारे में स्टडी करूँ, तो इसको मैं कहूँगा क्लोज्ड इकोनॉमी। क्या कहूँगा, क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लियर everybody? और यही ओपन कब हो जाएगी, जब कंट्री जो है अपनी बाउंड्रीज ओपन कर देती है और दूसरे कंट्री से ट्रेड करना शुरू कर देती है, तो उसको हम कह देते हैं ओपन इकोनॉमी। अ कंट्री विच ट्रेड विद अदर कंट्रीज, जिसमें कौन कौन से आ जाते हैं, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी वो ट्रांजेक्शन कर रही है, अपनी बाउंड्रीज को ओपन किया हुआ है, उसको हम कह देते हैं ओपन इकोनॉमी। कोई भी आकर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकता है, कोई भी आकर वहाँ पर ट्रांजेक्शन कर सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल्स के तौर पर नॉर्थ कोरिया, ब्राज़ील एंड जापान एक ऐसी कंट्रीज़ हैं जो बाहर से बहुत ही कम, ज़्यादा बहुत ही कम इंट्रैक्शन रखती हैं, सिर्फ अपनी ही इकोनॉमी में ट्रेड करती हैं। एंड ओपन इकोनॉमी इंडिया, यूएसए एंड सिंगापुर। एज यू कैन नो, इंडिया में बाहर की कंपनीज़ भी आकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करती हैं, बाहर जाकर इन्वेस्टमेंट करती हैं, बहुत एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं। तो बेसिकली क्या है, ओपन इकोनॉमी का एग्जाम्पल है, ओके। क्वेश्चन आ सकता है क्लोज इकोनॉमी में कौन कौन से सेगमेंट्स होते हैं, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर एंड गवर्नमेंट होता है। ओपन इकोनॉमी में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिया जाता है, ओके स्टूडेंट्स। नाउ कम टू द टॉपिक इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, जैसे कि एक्सप्लेन किया था मैंने भी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिस एरिया में करी जाती हों उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम इकोनॉमिक सिस्टम या फिर इकोनॉमी कह देते हैं। उसके बारे में भी हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप्स के इकोनॉमिक सिस्टम्स होते हैं। सबसे पहले आ जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी, आपकी अम्मी आपको खाना बनाकर खिला रही है, आपके पापा मान लीजिए टीचर हैं और आपको कुछ पढ़ा रहे हैं, तो क्या आपसे पैसा लेते हैं, नहीं लेते हैं ना, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हुई, इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई जिसका मेन पर्पस उसको करने का या फिर उसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो है अर्न करना, लाइवलीहुड अर्न करना या फिर इनकम अर्न करना, उसको हम कहते हैं क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ओके। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, एनी एक्टिविटी विच इज़ डन फॉर अर्निंग इनकम, क्या करने के लिए, इनकम अर्न करने के लिए। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ऑब्वियस बात है, इसके बदले में मुझे पेमेंट मिल रही है, तो ये क्या हो गई, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। आपके फादर अगर आपको पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए मैं ही अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ या फिर अपने घर में जितने भी बच्चे उनको पढ़ाता हूँ, तो ऑब्वियस बात उनसे मैं पैसा नहीं लूँगा, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगा। तो कोई भी काम, कैसा भी काम हो, कोई भी सर्विसेज हो, चाहे प्रोडक्टिविटी हो, वो अगर इनकम पर्सपेक्टिव से किया जाए, यानी मेन मोटिव आपका वहाँ पर इनकम अर्न करना हो, सोशल वेलफेयर करना ना हो, तो उसको हम कहेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। इट एम्स टू प्रोड्यूस गुड्स सर्विसेज टू मेक देम अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स, ओके। क्या करने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। क्या करने के लिए, प्रोडक्शन क्यों करते हैं, ताकि आप उसको कस्टमर्स को सेल आउट किया जा सके और वहाँ से उनके बदले में आप प्रॉफिट जनरेट कर सकें। क्लियर। नाउ कम टू द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जैसे कि मैंने इकोनॉमिक की डेफिनेशन में आपको समझाया, इकोनॉमिक की मीनिंग में आपको समझाया, इकोनॉमिक क्या होता है, इकोनॉमिक आपका होता है, इकोनॉमिक्स आपका होता है बेसिकली क्या, अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज या फिर चूजिंग द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द रिसोर्सेज, उसको हम बेसिकली इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है अरेंज करना उन रिसोर्सेज को या फिर
उनको चूज करना, बेटर कॉम्बिनेशन को चूज करना, वही हमारा क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम बेसिक क्या है, इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्या है, इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। आपको चूज करना है, वो मेन प्रॉब्लम है यहाँ पर कि कौन सा चूज करें, कैसे चूज करें, क्या करें। प्रॉब्लम ऑफ अरेंजिंग द रिसोर्सेज फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। क्या प्रॉब्लम है कि अरेंजमेंट करें, कैसे अरेंजमेंट करें, कितना किधर डालें, कितना किधर यूज़ करें ताकि आप उसमें बेस्ट सेटिस्फैक्शन या फिर बेस्ट यूज़ वहाँ से कर सको। उसको बेसिकली क्या कहते हैं हम, प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, इट अराइजेस ड्यू टू स्कार्सिटी। नाउ हाउ स्कार्सिटी, फिर से टॉपिक आ गया, मैंने बताया था इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। स्कार्सिटी का मतलब वैसे नॉर्मली होता है शॉर्टेज। क्या आता है, शॉर्टेज होता है। इकोनॉमिक्स का स्कार्सिटी का सॉरी मतलब होता है शॉर्टेज। अब स्कार्सिटी कैसे आती है, शॉर्टेज कैसे पड़ती है। कोई भी रिसोर्स, मान लीजिए आपके घर के पास एक बहुत मीठे पानी की नदी जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात। अब ये बताइए, आप पानी का तो इस्तेमाल कहीं भी, नहाने के लिए कर सकते हो, पीने के लिए भी कर सकते हो, खाना बनाने के लिए भी कर सकते हो, ठीक है, कपड़े धोने के लिए भी कर सकते हो, बहुत सारे यूजेस हैं आपके, एग्रीकल्चर भी कर सकते हो, बहुत सारे यूजेस। तो आप क्या करते हो, नदी में जाते हो, नदी से एक बकेट भाई ये पीने के लिए है, एक बकेट नहीं है नहाने के लिए है, एक बकेट नहीं है, इस तरह क्या डिवीजन करते हो, क्या सेव करते हो? ऑब्वियसली नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अबंडेंट है, उसकी अरेंजमेंट करने की आप ज़रूरत नहीं है, आप जितना चाहे उतना इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो ख़त्म हो जाएगा। तो पहला है कि किसी भी रिसोर्स का स्कार्स होने का मतलब है उसका लिमिटेड होना। क्या होना? उसका लिमिटेड होना, पहला चॉइस, पहला इसका मेन है। तो इट मीन शॉर्टेज ऑफ रिसोर्स विच राइज ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज। पहला किसी भी चीज़ का क्या है, उसका रिसोर्स का लिमिट होना पहला कंडीशन है उसका स्कार्सिटी होने के लिए या फिर उसका शॉर्टेज होने के लिए। दूसरा, मान लीजिए आपके पास रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, लाइक एक बकेट आपके पास पानी है और उस पानी को सिर्फ आपको पीना है और कोई इस्तेमाल नहीं है उस पानी का, कुछ नहीं कर सकते आप, ना नहा सकते हैं, ना खाना बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ना धोने के लिए, सिर्फ उसको आपको पीना है। तो ऑब्वियस सी बात है, अब वो जितना भी है जैसा भी है उसको अरेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी क्या? क्योंकि उसमें सिलेक्शन क्या करोगे आप कि इतना पानी, इसके लिए नहीं कर सकते क्योंकि उसका यूज़ एक ही है। चाहे आप उसको डिवाइड भी कर लो, थोड़ा थोड़ा डिवाइड भी कर लो, तब भी वो बदलने वाला नहीं है, उसका यूज़ एक ही रहेगा। तो जब एक ही यूज़ रहेगा तो उसको अरेंजमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है, भले ही वो शॉर्टेज हो। तो उसको अरेंजमेंट आप तभी करोगे जब उसके यूजेस ज़्यादा होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो दूसरी कंडीशन क्या है, उसके अल्टरनेटिव यूजेस होना ज़रूरी है। तीसरा है, मान लीजिए पानी के अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं और आपके पास बकेट भी लिमिटेड है, लेकिन आपको सिर्फ उसको यूज़ करना है, क्या करने के लिए, खाना बनाने के लिए। सिर्फ क्या यूज़ करना है, सिर्फ खाना बना, आप अपनी मर्जी से उसके यूजेस आप कर सकते, लेकिन आपका क्या है, सिर्फ मुझे खाना बनाना है और कुछ नहीं करना उस पानी से। तो ऑब्वियसली क्या आप यहाँ पर भी उसको क्या करोगे, अरेंज करोगे, या यहाँ पर भी कोई चूज़ करोगे आप उसको? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर भी नहीं करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि तब उसको आपको एक ही जगह इस्तेमाल करना है, तो उसका सिलेक्शन करने की क्या ज़रूरत है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने की क्या ज़रूरत है। समझ में आया कि नहीं? तो तीनों कंडीशंस का होना ज़रूरी है अगर आपको स्कार्सिटी करना है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम स्कार्सिटी की वजह से आती है, ठीक है। देखो सारे लिंक है, तीनों चारों चीज़ें लिंक है। कैसे? इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, अरेंजिंग द क्या नाम है, रिसोर्सेज इज द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। ये अराइज कहाँ से होते हैं, स्कार्सिटी से। स्कार्सिटी कैसे होती है, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, अल्टरनेटिव यूजेस हो रिसोर्सेज के, एंड तीसरा क्या है आपका, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। तो बेसिकली तीनों कंडीशंस होना ज़रूरी है अगर किसी भी रिसोर्स को क्या होना ज़रूरी है, स्कार्स होना है। तो अगर क्लियर है कि नहीं सर everybody students? now is the term economizing। इकोनॉमाइजिंग बेसिकली क्या होता है, इकोनॉमिक से ही ये टर्म निकल कर आई है। इसका मतलब होता है इट रिफर्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी जो आपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया है, अरेंजमेंट किया, उनका बेस्ट मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना, मैक्सिमम उससे प्रोडक्टिविटी लेना, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उससे हासिल करना, उसको हम कहते हैं क्या, इकोनोमाइजिंग। Clear everybody? I hope you understand the basic concepts of economics. Now come to the next topic. Our next topic is normative and positive economics. We can say types of economics. Okay, देखो microeconomics and macroeconomics are not the types of economics. Okay, to be very clear. समझ में आया कि नहीं आया? ये है ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर द ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर आप टाइप्स की बात करें तो टाइप्स में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कई मतलब जब टाइप्स का क्वेश्चन आता है तो माइक्रो एंड मैक्रो डाल के आ जाते हैं, गलत है।
टाइप्स में अगर आप बात करोगे इकोनॉमिक्स में तो वो क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। लेकिन अगर आप बात करोगे ब्रांचेस की तो वहां पर आप लिख सकते हो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, नाउ कम टू द टॉपिक, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आपकी क्या होती है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की अगर बात की जाए, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या है, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे। एग्जाम्पल के तौर पर आपके भाई हैं, आप अपने भाई के पास, आपके भाई ने सीयूटी क्रैक किया हुआ है, एडमिशन लिया हुआ है, तो आप अपने भाई के पास जाते हो, भाई से कहते हो कि भाई आपने सीयूटी कैसे क्रैक किया। भाई कहते हैं कि मैं दिन में 8 घंटे सीयूटी के लिए देता था। ठीक है, सीयूटी के लिए 8 घंटे देता था, 8 घंटे पढ़ता था, इसलिए मैंने क्रैक कर लिया। अब आपके पास यहाँ पर एक आइडिया है कि अगर आप 8 घंटे पढ़ते हो तो क्या आप सीयूटी क्रैक कर सकते हो। अगर आप 8 घंटे नहीं पढ़ोगे तो आप क्या सीयूटी क्रैक नहीं कर पाओगे, आपके लिए एक स्टैंडर्ड तय हो गया। तो बेसिकली क्या है, ऐसे टर्म्स, ऐसे बेसिक फैक्ट्स जो हैं, जो कहीं पर पास्ट में हुए थे, उनके होने की वजह से कुछ ऐसा रिजल्ट आया था, तो आज के टाइम पर अगर मैं ऐसा करता हूँ तो क्या सेम रिजल्ट आएगा या फिर नहीं आएगा, उसको ही बेसिकली हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहते हैं। अगर आपके भैया ने 8 घंटे पढ़े, सीयूटी क्रैक किया, ये वेरीफाइड है, यू कैन वेरीफाई इट, ये क्या है, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। अगर आप सेम फॉलो करते हो, आपका ओपिनियन क्या है, क्या आप 8 घंटे पढ़ते हो तो सीयूटी क्रैक कर पाओगे कि आपको 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तो ये क्या है, नॉर्मेटिव है, ये ओपिनियंस है। मान लीजिए आपके एक फादर है, वहाँ के कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग कमज़ोर है, तुम पढ़ाई में कमज़ोर थे, उन्होंने 8 घंटे पढ़कर इकोनॉमिक्स क्या किया, तुम उनसे कमज़ोर हो तो तुम 10 घंटे पढ़ो। या फिर उन्होंने 8 घंटे पढ़कर सीयूटी क्रैक किया, तुम उससे थोड़े से ज़्यादा होशियार और इंटेलिजेंट हो तो तुम क्या करो, सिर्फ 6 घंटे पढ़ो, 5 घंटे पढ़ो, तुम सीयूटी क्रैक कर जाओगे। तो यहाँ पर आप ओपिनियंस है, फादर क्या दे रहा है, आपका ओपिनियन दे रहा है, अपना सजेशन दे रहा है कि आप ऐसा कर सकते हो। स्टैंडर्ड क्या रखा हुआ है, पास्ट को रखा हुआ है। तो जो पास्ट विच कैन बी वेरीफाइड, उस स्टैंडर्ड को हम कहते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और नॉर्मेटिव के पर्सपेक्टिव से क्या इकोनॉमिक्स हो जाएगा कि अगर आपका ओपिनियन क्या है कि अगर आप ये करोगे तो ये हो सकता है, अगर आप ये नहीं करोगे तो ये नहीं हो सकता है, उसको हम कहते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। चलिए डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। पॉजिटिव मीनिंग कहते हैं अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स। याद रखिएगा, इस पे बेस्ड होता है, फैक्ट्स एंड फिगर्स पर बेस्ड होता है। और ये क्या होते हैं, ओपिनियंस होते हैं, वैल्यूज होती हैं और पर्सपेक्टिव्स होते हैं। क्या होते हैं, ओपिनियंस, वैल्यूज, अपना ओपिनियन देते हैं यहाँ पर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। नेचर में अगर जाती है, फैक्चुअल है और ये डिस्क्रिप्टिव है। फैक्चुअल है यानी ऑलरेडी डन है, फैक्ट्स पर बेस्ड है, आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। ये क्या है, ये प्रिस्क्रिप्टिव है, यानी डिस्क्रिप्टिव का मतलब है वो हो गया, होने के बाद आप उसको वेरीफाई कर सकते हो, ऐसा किया तो ये हुआ। प्रिस्क्रिप्टिव मतलब आप क्या सोचते हो कि ऐसा मैं करूंगा तो ऐसा होगा, यानी पहले ही सोचना, करने से पहले सोचना, ये बेसिकली एंड है। आउटलुक क्या है, आउटलुक का मतलब ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्वियस सी बात है। और ये क्या है, सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव मतलब अगर आपको अब करना है तो क्या आप उसमें कर सकते हो, एप्लीकेबल, अब आपको अभी करना है वो। डील्स विथ व्हाट एक्चुअली इज, और यू कैन से व्हाट एक्चुअली वाज, क्या था या फिर क्या है एक्चुअली में। और ये क्या बता, व्हाट हैज़ टू बी, क्या होना चाहिए, मतलब कैसा करना आपको चाहिए, ये आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आ जाता है। टेस्टिंग की बात करें, यस इट कैन बी टेस्ट एंड वेरीफाइड बिकॉज पास्ट का है, फैक्ट्स एंड फिगर्स पर बेस्ड है, जो जैसे उसने किया वो है, तो आप वेरीफाई कर सकते हो उसको। क्या इसको वेरीफाई किया जाता है, नॉट, नहीं, ये अभी हुआ ही नहीं है, इट कैन नॉट बी टेस्ट एंड वेरीफाइड, इट जस्ट एन ओपिनियंस एंड वैल्यूज। हो सकता है आप सही भी हो अपने ओपिनियन में, हो सकता है फ्यूचर में आप गलत भी हो, तो आप उसको वेरीफाई नहीं कर सकते क्योंकि वो फ्यूचर में होने वाला है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या है, टॉक्स अबाउट इकोनॉमिक कंसर्न्स एंड इश्यूज, किसके बारे में बात करता है, इकोनॉमी के क्या कंसर्न है और क्या इश्यूज हैं, और ये क्या है, ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, कंसर्न्स बेस्ड ऑन द वैल्यू। भाई ये प्रॉब्लम है, ये एग्जिस्ट करती है, अगर उसने ऐसा किया तो उसका सॉल्यूशन क्या है। मान लो आपके भैया ने 8 घंटे पढ़ाई करी और उन्होंने सीयूटी क्रैक नहीं किया, तो आपके लिए इसका सॉल्यूशन क्या, नहीं 8 घंटे से नहीं होगा, कम से कम 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, उससे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आप सीयूटी क्रैक कर सकते हो। सॉल्यूशन, ओपिनियंस यहाँ पर दिए जाते हैं। क्या डिस्कस करता है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, आ सकता है, क्या डिस्कस करता है, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। क्या कारण था किसी चीज़ के होने का, आपके भैया ने सीयूटी क्रैक नहीं किया, क्या कारण था, सिर्फ वो कम घंटे पढ़े थे, खेलने में ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसका इफेक्ट क्या हुआ कि उन्होंने सीयूटी क्रैक नहीं कर पाया। ठीक है, ये क्या है, ओपिनियन एंड जजमेंट्स, अपने ओपिनियन देते कि वहाँ से बेस के पास से देख करके क्या हुआ,
ऐसा आपको नहीं करना है, या तो उससे आपको खेल में ज़्यादा नहीं जाना है, आपको अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना है, तो ही आप CUT क्रैक कर सकते हो। इस तरह यहाँ पर ये क्या है, ओपिनियंस एंड जजमेंट्स है। समझ में आया एवरीबडी? अंडरस्टैंड? नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे, ये बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हम पहले डिस्कस करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है ना। ब्रांचेस हमने टाइप्स पढ़ा, टाइप्स इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नाउ कम टू द ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। ब्रांचेस में बेसिकली दो ब्रांचेस है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो नाम में गिवन है माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, छोटा मतलब छोटे लेवल पर, स्मॉल स्केल पर। तो हम इसको इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करते हैं। जैसे आप यहाँ से निकाल सकते हो आई फॉर इंडिविजुअल। एंड यहाँ पर मैक्रो में क्या आता है, ए फॉर ऑल। ए यहाँ पर आप किसके लिए यूज कर सकते हो, ऑल के लिए यूज कर सकते हो। आई यहाँ पर इंडिविजुअल के लिए यूज कर सकते हो। क्लियर है? क्या यूज कर सकते हो, इंडिविजुअल के लिए आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो यहाँ से समझ में आएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है, आई आ रहा है इंडिविजुअल स्टडी। अगर आप कस्टमर हो तो कस्टमर के बारे में पढ़ रहे हो तो सिर्फ कस्टमर पर्सपेक्टिव से सोचोगे, प्रोड्यूसर को, मार्केट को, बाकी सबको चीज़ को क्या रखोगे, कांस्टेंट रखोगे। जब आप प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ोगे तो प्रोड्यूसर के बारे में प्रोड्यूसर के हिसाब से सोचोगे, कस्टमर एंड बाकी एस्पेक्ट्स को आप क्या करोगे, कांस्टेंट रखोगे, उनके चेंजेस नहीं देखोगे, उनको एक ही लेवल पर रखोगे आप। लेकिन जब हम मैक्रो लेवल की बात करते हैं तो मैक्रो मतलब ऑल, सबको एक साथ लेकर चलना। कस्टमर भी हैं, प्रोड्यूसर्स भी हैं, नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स भी हैं, मार्केट्स, नंबर ऑफ मार्केट्स भी हैं, ओवरऑल सबके बारे में पढ़ना। एक का मतलब ऑल भी आप कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब टोटल, सबके बारे में यहाँ पर पढ़ना। क्लियर है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एट इंडिविजुअल लेवल, एक लेवल पर, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एज एग्रीगेट्स, और यू कैन से ऑल। एग्रीगेट्स का मतलब होता है ऑल, या फिर यू कैन से टोटल। इसमें क्या क्या पढ़ना जाता है कंपोनेंट्स में, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई। इंडिविजुअल डिमांड मतलब कस्टमर के पर्सपेक्टिव से, इंडिविजुअल सप्लाई मतलब प्रोड्यूसर से पर्सपेक्टिव से आप यहाँ पर पढ़ोगे। यहाँ पर क्या पढ़ना पड़ता है, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, टोटल सभी डिमांड, सभी प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड कितनी, सभी कंज्यूमर्स के बारे में पढ़ोगे, एंड सभी प्रोड्यूसर्स के बारे में, एग्रीगेट सप्लाई, टोटल सप्लाई के बारे में हमें यहाँ पर स्टडी करते हैं मैक्रो लेवल। मैक्रो का मतलब भी होता है बड़ा, सबको एक साथ लेकर सबके बारे में एक साथ पढ़ना। एवरी मैक्रोइकोनॉमिक वेरिएबल्स इज कांस्टेंट व्हाइल स्टडीइंग माइक्रोइकोनॉमिक। जैसे मैंने कहा, अगर आप कस्टमर के बारे में पढ़ रहे हो, कंज्यूमर के बारे में पढ़ रहे हो, कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पढ़ रहे हो, डिमांड के बारे में पढ़ रहे हो, तो आपको बाकी के सारे एस्पेक्ट, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे मार्केट हो, चाहे वो नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, एवरीथिंग सबको क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। सिर्फ उसी के चेंजेस के पर्सपेक्टिव से हमें वो पढ़ना है। तो सारे मैक्रो के कंपोनेंट जो हैं, जब माइक्रो स्टडी हम करते हैं तो कांस्टेंट रहते हैं। अब इसका उल्टा, अगर जब हम मैक्रो के लेवल का पढ़ते हैं, जब मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, तो सारे माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को क्या करते हैं, कांस्टेंट यहाँ पर हम रखते हैं। सारे वेरिएबल को जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के हैं उनको कांस्टेंट। जब माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो मैक्रो के सारे वेरिएबल्स कांस्टेंट रखोगे, जब मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो माइक्रो के सारे वेरिएबल्स को हमें कांस्टेंट रखना है। इसमें यूनिट प्राइस पढ़ा जाता है और इसमें जनरल प्राइस को कंसिडर किया जाता है। यूनिट प्राइस, एक एप्पल का कितना प्राइस है, एक सेब का कितना प्राइस है, एक क्या नाम है, एक दर्जन बनानास कितने में आते हैं, एक यूनिट का हम यहाँ पर पढ़ते हैं। यहाँ पर जनरल, ओवरऑल ऑल ओवर इंडिया में एक जनरल प्राइस क्या चल रहा है उसके बारे में यहाँ पर स्टडी की जाती है। यहाँ पर क्या होता है, अप्लाई टू ऑपरेशनल इंटरनल इश्यूज ऑफ द बिजनेस। कहाँ पर अप्लाई होता है, इंटरनल इश्यूज ऑफ बिजनेस। इसको इसीलिए क्योंकि इंटरनली चलता है, इसलिए इसको हमको हाउस होल्ड मैनेजमेंट से रिलेटेड है, इसलिए इसको हम माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी, माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी भी इसको हम कहते हैं। क्लियर है? क्यों? क्योंकि इंटरनल इश्यूज को डिस्कस करता है, अपने इंटरनल मतलब एक छोटे लेवल पर इश्यूज को डिस्कस करता है, या फिर हाउस होल्ड लेवल पर इसको डिस्कस करता है, इसलिए हमको क्या कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी कहते हैं। क्लियर एवरीबॉडी? समझ में आया कि नहीं आया? क्या कहते हैं अगर इंडिविजुअल पर स्टडी करते हैं इसको, माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी, या फिर आप कह सकते हो इसको हम हाउस होल्ड लेवल पर जब स्टडी करते हैं। इसमें क्या है, अप्लाइड एप्लीकेट टू एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल इश्यूज ऑफ द बिजनेस। बिजनेस से बाहर, एक्सटर्नल जो कंट्रोल में ना हो, उन फैक्टर्स को भी इंक्लूड कर इस पे स्टडी किया जाता है। तो बेसिकली इसलिए इसको हम मैक्रो लेवल करते हैं, या फिर इसको मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी भी कहते हैं, जो पूरे ओवरऑल सबको एक साथ लेकर चलता है। नाउ वेरी लास्ट पॉइंट वो क्या है, प्रोडक्ट प्राइसिंग। एक प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, ये कंपोनेंट्स हैं बेसिकली, डिमांड, सप्लाई,
प्रोडक्शन, फैक्टर प्राइसिंग, कंजप्शन, इकोनॉमिक वेलफेयर एक्सेट्रा, ये सब क्या है? दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जो स्टडी की जाता है? एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल, नेशनल इनकम, लेबर इकोनॉमिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन, मनी और बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, फॉरेन एक्सचेंज, बजट, ये सारी चीज़ें आपका किसके कंपोनेंट्स हैं? मैक्रो इकोनॉमिक के यहाँ पर कंपोनेंट्स हैं। So students, I hope you understand the basic concepts of economics. Economics क्या है? economic activity क्या है? economic आपका system economy किसको कहते हैं? economic problem क्या है? किसकी वजह से arise होती है? scarcity कैसे arise होती है? ये सब हमने डिस्कस किया। types of economics क्या हैं? branches of economics कौन कौन से? types of economics, normative and positive, branches of economics, micro and मैक्रो। तो ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स है वो हम डिस्कस कर लिए हैं। एंड वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास एंड वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास द इकोनॉमिक सिस्टम कितने टाइप्स की होती हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं, और इकोनॉमिक सिस्टम में उन सेंट्रल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये हम डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर टुडेज क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।